सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हिमाचल योद्धा क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी साइंस की जो सीरीज है वो स्टार्ट की है। तो आज हमारी रासायनिक विज्ञान की क्लास है, जिसमें जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा परमाणु संरचना, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एटम के बारे में, ठीक है, परमाणु के बारे में। तो हम इसकी अगर परिभाषा देखें तो द्रव्य का वह छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, तो उसको हम क्या कहेंगे, हमारा परमाणु या एटम। जो ये एटम होता है, तो अगर हम इसके साइज की बात करें तो इसका साइज लगभग 10⁻⁻10 मीटर इसके बराबर होता है। तो ये जो इसका साइज आप देख सकते हैं, इसकी घात में कितना है, -10 लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही छोटा साइज है। अगर हम इसके साइज को देखना चाहें, समझना चाहें, तो अगर मैं आपको उदाहरण दूं यहाँ पे, जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक सेब है, अगर मैं एक सेब लूं तो हर एक चीज हमें पता है एटम से मिलकर बनी हुई है। ये सेब भी एटम से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें छोटे छोटे बहुत सारे एटम्स होंगे इस तरह से। अगर इस सेब के हर एक एटम का साइज, आप इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा, इस सेब का जो हर एक एटम है उसका साइज अगर मैं इस सेब के बराबर कर दूं, ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं, इस सेब के हर एक एटम का साइज इस सेब के बराबर कर दूं, तो जो उसका साइज हो जाएगा वो हमारे अर्थ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, किसके बराबर, हमारी अर्थ के बराबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना छोटा साइज है एटम का, ठीक है। और जो एटम होता है उसके अंदर एक और चीज होती है, ठीक है। अगर मैं इसको एटम बोलूं तो इसके अंदर एक और चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहते हैं। और अगर इसके साइज की बात करें तो इसका साइज लगभग कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। ये साइज इससे भी बहुत छोटा होता है। अगर मैं इस साइज को आपको समझाना चाहूं, तो अगर मान लो ये जो हमारा एटम है, ठीक है, जो एटम है, अगर आप इसको एक क्रिकेट स्टेडियम के बराबर समझो, ठीक है, क्रिकेट का जो स्टेडियम होता है बहुत बड़ा होता है। अगर आप एटम को क्रिकेट के स्टेडियम के बराबर समझो, तो उसका जो न्यूक्लियस होगा वो ग्राउंड के सेंटर में रखी एक छोटी सी बॉल के बराबर होगा, ठीक है। तो आप दोनों को देख सकते हैं कि इन दोनों के साइज में कितना डिफरेंस है, ठीक है। एटम का साइज तो बहुत छोटा है ही, और उससे भी बहुत ज्यादा छोटा किसका साइज है, न्यूक्लियस का साइज है। तो यहां से हमें इनके साइज के बारे में चीजें क्लियर हुई, थोड़ा सा हम इन चीजों को समझ पाए होंगे, मुझे उम्मीद है। अब हमें पता है कि जो हर एक चीज है वो सब एटम से मिलकर बनी हुई है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में लोगों का मानना था कि जो सबसे छोटी चीज है जिससे सारी चीजें मिलकर बनी हुई है वो क्या है, एटम है, परमाणु है। लेकिन जब आगे फर्दर स्टडी हुई, आगे हमने चीजों को समझा, तो हमें पता चला कि एटम के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं एटम के अंदर जिनसे मिलकर वो बना हुआ है, जिनको हम मूलभूत पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। उसके बाद हमें पता चला कि एटम के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं मेनली 3 तरह के होते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल, हम फोटोन की बात करें, हम मिजॉन की बात करें, ठीक है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। न्यूट्रिनो की अगर हम बात करें तो बहुत सारे इसमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी रहते हैं। जो सबसे पहले एटम की बात की थी वो की थी डेल्टन ने, ठीक है। डेल्टन ने क्या कहा था कि जो भी मैटर है, जो भी द्रव्य है, वो सारी किससे मिलकर बने हुए हैं, एटम से मिलकर बने हुए हैं, और एटम को फर्दर जो है ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, उसको नहीं तोड़ा जा सकता है। तो उनकी जो ये थ्योरी थी, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जिसे हम जानते हैं, तो ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली गई थी, जो हमें पता है किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। और उन्होंने हमें एक मॉडल भी दिया था जिसका नाम था पल्म पुडिंग मॉडल, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं वाटरमेलन मॉडल, जिसके बारे में हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। बट अभी हम यहां पे देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, किसने इनकी खोज की और किस तरह का इनके ऊपर आवेश, चार्ज रहता है, और उसके बाद हम देखेंगे इनका द्रव्यमान कितना होता है।
तो हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, इनको हमने फंडामेंटल पार्टिकल, मूलभूत जो हमारे कण हैं, कहा। तो सबसे पहले जो कण आता है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और इसकी खोज की थी इन्होंने 1897 में। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिस एक्सपेरिमेंट को कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगर हम इसके चार्ज की बात करें, इसके आवेश की बात करें, तो इसके ऊपर जो चार्ज रहता है वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। हमें पता है कि आवेश को मापने के लिए जो हमारा मात्रक रहता है वो कूलम रहता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम इसके द्रव्यमान की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान रहता है तो 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। दूसरा जो हमारा कण है वो है प्रोटॉन। प्रोटॉन की जो खोज थी आप देख सकते हैं किसने की थी, गोल्डस्टेन ने की थी। और कब की थी? 1886 में की थी। अब देखिए कि जो प्रोटॉन है उसकी खोज इलेक्ट्रॉन से पहले कर ली गई थी। जब इसकी खोज गोल्डस्टेन ने की थी तो इसको इन्होंने एक और नाम दिया था। इसको किस नाम से जाना जाता था? केनाल रे के नाम से जाना जाता था। लेकिन बाद में जो हमारे रदरफोर्ड आए, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड जिसको स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। तो उसमें उन्होंने इसका नाम बदल के, केनाल रे का नाम बदल के प्रोटॉन रख दिया, जिसे हम आज प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपने याद क्या रखना है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टेन ने की थी। ठीक है, और इसका प्रोटॉन नाम अगर पूछे किसने रखा था तो रदरफोर्ड ने रखा था। अगर हम इसके आवेश की बात करें तो ये लगभग इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, बट इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन में माइनस में आवेश होता है और इसमें प्लस में। बाकी जो इसकी वैल्यू है वो लगभग सेम रहती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और अगर हम इसके द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। उसके बाद जो अगला कण आता है वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी थी, जो खोज थी, वो चैडविक ने की थी। और कब की थी? 1932 में। अगर हम इसके आवेश की बात करें तो ना तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ना तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब ये कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। इसके ऊपर कितना चार्ज होता है? 0, शून्य चार्ज होता है। और अगर हम इसके द्रव्यमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो लगभग सेम होता है। बिल्कुल थोड़ा सा अगर हम दशमलव के आगे देखें तो बिल्कुल थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। जैसे इसका कितना द्रव्यमान है? 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये था इसका द्रव्यमान। अगर हम इनकी बात करें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये हमें कहाँ मिलते हैं एटम के अंदर, तो जैसे कि हमने अभी देखा था कि एटम का साइज तो जो था वो कितना था? 10⁻⁻10 मीटर था। और हमने देखा था कि एटम के अंदर ही क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस भी होता है, जिसका कितना साइज था? 10⁻⁻15 मीटर था। अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर होता है तो न्यूक्लियस के बाहर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो एटम का जो मास है वो इसके न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, इसके न्यूक्लियस के अंदर होता है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन। तो इन तीनों की जो स्थान है वो हमें पता होना चाहिए। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की बात करें वो इसके बाहर होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। ठीक है, ये हमें बताया था रदरफोर्ड के मॉडल में। पर इससे पहले एक और मॉडल आया था जिसकी बात हमने की थी, जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था, पल्म पुडिंग मॉडल। तो उसमें क्या बताया गया था कि इस तरह से जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो एटम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऐसे फैला होता है यूनिफॉर्मली, हर जगह मतलब बराबर होगा वो। और नेगेटिव चार्ज इस तरह से होगा। मतलब एटम जो है वो न्यूट्रल है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर है उसके अंदर, न्यूट्रल है, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होगा, बट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा।
जैसे कि ये जो पल्म पुडिंग, इसका जो नाम दिया था, पुडिंग का मतलब जो हमारी यूरोपियंस कंट्री हैं, जो अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका की हम बात करें, तो वहां पे जो अगर हम अपने लैंग्वेज में बोले, जैसे हम हलवा बोलते हैं तो उसको पुडिंग बोलते हैं। तो जब भी हम खीर या हलवा बनाते हैं तो खीर में हम ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, ठीक है। तो जो जैसे हमने बादाम डाले, काजू डाले, किशमिश डाली, वो ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। और जो हमारी खीर या हलवा है उस तरह से, तो जो खीर और हलवा है वो हमारा सारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और जो उसके अंदर हमने ड्राई फ्रूट्स डाले वो हमारे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये वाला मॉडल हमें बताया था एटम का, जिसे हम पल्म पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। इसका एक और नाम है वाटरमेलन मॉडल। तरबूज तो सबने देखा ही होगा, खाया भी होगा। तो हमें पता है कि तरबूज के अंदर जो रेड वाला पार्ट है, रेड कलर का जो पार्ट रहता है, और उसके अंदर बीज भी रहते हैं, ब्लैक कलर के बीज, सीड्स जो हैं उसके। तो जो उसका रेड वाला पार्ट है वो उसका सारा पॉजिटिव चार्ज हम मान लेंगे, और जो उसके अंदर सीड्स हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज मान लेंगे। तो उस तरह का मॉडल हमें बताया गया था एटम का, जिसको हम वाटरमेलन मॉडल के नाम से जानते हैं। और जो खीर और हलवे वाला या पल्म पुडिंग मॉडल है वो हमने आपको बताया। इसके बाद और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, कैसे कैसे हमें एटम के बारे में और जानने को मिला, क्या क्या चीजें इसके अंदर थी, वो हम आगे की वीडियो में देखते रहेंगे। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी करते रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।